सब एक दूसरे से परिचित हैं और परिचित क्या है, अपने एक परिवार का हिस्सा हैं। और सब जने एक दूसरे को जानते ही हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमारा हर संडे को जो गीता का सत्र होता था, तो 2 बार हमने रिवीजन कर लिया। और उसके बाद अब संडे को सुबोध एंड टीम ने सोचा कि इस तरीके से एक नई प्लानिंग करें, है ना, जिसकी आज से हम शुरुआत करेंगे। सैटरडे तक तो जो है वो हम लोग जो लगातार बुक रीडिंग क्लब है वो चलेगा, और संडे को जो सैटरडे वाली मीटिंग संडे वाली मीटिंग कंबाइंड करके कभी कुछ कभी कुछ कभी हेल्थ कैंप की बात करेंगे। अपने आप को म्यूट कर लेंगे तो सब लोगों को फायदा मिलेगा, है ना। तो आज की मीटिंग का जो शेड्यूल रखा है वो इस तरीके से रखा है कि जो हमारे सेमिनार्स होते थे, जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि उन सेमिनार्स के अंदर क्या होता था कि जो एम्बेडेड एंड अप स्पीकर्स होते थे वो बताते थे अपना कुछ बैकग्राउंड कि किस तरीके से एमबे बिजनेस के अंदर आए, क्या चीज हुई, क्या सोच के आए, क्या मिला, क्या आगे का फ्यूचर है, जिससे कि जो सुनने वाले लोग हैं वो रिलेट कर सके कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ तो ऐसी कोई हमारे साथ में भी संभावना है क्या। मतलब पक्का विश्वास ही है कि जब इनके साथ ऐसा हुआ, लोगों के साथ ऐसा होता है, तो हमारे साथ में भी ऐसा होने ही वाला है। क्योंकि हमने लाइन बहुत अच्छे तरीके से सुनी, समझी और गुड़ी है कि जो आज आप लोगों का जो एकदम एक नए आदमी का प्रेजेंट है वो हमारा पास्ट था। यानी जो आपका आज आज है वो हमारा कल था, और जो हमारा आज आज है वो आपका कल होगा। ये एकदम तय बात है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि भाई क्या आपका बैकग्राउंड था, स्पीकर से बोलते हैं, और फिर क्या संघर्ष आए, और फिर उसके बाद में क्या मिला, और आगे क्या संभावनाएं आप सोच रहे हो। ये फर्स्ट पार्ट के अंदर होता था। सेकंड पार्ट के अंदर ये होता था कि जो लोग कर रहे हैं, जो अलग अलग पायदान के ऊपर हैं, जब सफर कर रहे हैं तो सब जने, मंजिल तो एक है लेकिन रास्ते के अंदर अलग अलग माइलस्टोन के ऊपर जो लोग खड़े हुए हैं, कोई 3% के ऊपर है, कोई 9 पे है, कोई 12-15 पे है, कोई सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, रूबी, है ना, सब तरह के पिन, एमराल्ड, डायमंड, डबल डायमंड। तो उन सब लोगों से इंट्रोडक्शन होता था। और उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर क्या होता था कि टीचिंग्स होती थी कि कैसे बनेंगे। जैसे सुबोध ने बोला अभी कि A70 यानी 2029 वाले साल के अंदर अपन सब लोगों का टारगेट है। और इवन जो अगले साल भी बिजनेस ज्वाइन करेगा उनमें से भी आप देखोगे कि वो लोग A70 के अंदर डायमंड बन के जाएंगे। आप ये सोचो कि हमने तो अभी ज्वाइन किया है, आपके बाद वाला भी, जो कार आपके बाद में उसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होएगी। स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए है और फिनिशिंग पॉइंट सबके लिए है। अब रेस का बटन दब गया, लेकिन कई सारे जने जो है वो आगे चल गए। चल तो पहले गए लेकिन वो जाने के बाद में राह भटक गए, इधर उधर चले गए, रुक गए, होटल के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं। इतने में पीछे से जो गाड़ी आई है वो आगे निकल गई है ना। वो मंजिल के ऊपर पहुंच सकती है, और जरूरी नहीं है कि जो पहले निकल गया वही मंजिल के ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो निरंतरता के साथ मंजिल पे पहुंचेगा, और मंजिल अपन लोगों ने तय कर ली कि 2029 के अंदर सभी लोगों को कम से कम डायमंड, डायमंड एंड बियॉन्ड का मतलब क्या है, कम से कम डायमंड बनकर वहां जाना है। तो आज के लिए जो चीज है उसके अंदर हम बात करेंगे बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हमारी स्टोरी की, क्योंकि आप सब लोगों को पता है एमवे की वेबसाइट के ऊपर भी लगी हुई थी, और अभी सुमित जी ने भी हमसे मंगवाई थी विजन 100 के लिए, तो वहां पर भी अभी हमने जस्ट ऐसे ही रिकॉर्ड कर दी, खट 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 खट। मतलब खुद की स्टोरी बताने के अंदर क्या जाता है, हर जने का ही शौक होता है ना। आपको कौन सा शौक नहीं होगा कि आप अपनी स्टोरी बताओ कि कैसे क्या चीजें हुई, है ना। कहते हैं कहानियां सुनाने का शौक तो सबको होता है, लेकिन उनकी कहानियां जो है कई बार उनके बच्चे भी सुनना नहीं चाहते। जैसे कहते हैं विवेक सर आप बहुत कहानियां सुनाते हो, लेकिन आपकी कहानी आपके सबॉर्डिनेट्स को तो जो है वो मजबूरी के अंदर सुननी पड़ेगी। कई बार सबॉर्डिनेट्स को जो है वो 3-3 4-4 बार सुननी पड़ जाती है। यार सर ने ये वाली बात पहले भी बताई थी, ये वाली भी बताई थी। लेकिन शौक से, इच्छा से, जो आपका सबॉर्डिनेट नहीं है, और ऐसे हजारों लाखों लोग आपकी कहानी सुने और उससे इंस्पायर हो, और उससे अपने जीवन के अंदर कुछ करने की बात करें, तो वो क्या बात है ना। मानते हैं अपन इस बात को, जिन लोगों का कैमरा ऑन है उन लोगों के साथ तो मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, एकदम उनकी आंखों के अंदर आंखें लगा के, है ना। तो कहानी बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश करेंगे अमृता और हम। और उसके बाद थोड़ी टीचिंग्स की बात ज्यादा करने की बात करेंगे कि A70 के अंदर किस तरीके से अपन सब लोग अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो जैसे कहानी सबकी चालू कब होती है, जब वो पैदा होते हैं। तो एमबे के सेमिनार्स के अंदर ही हमने सुना है कि जब मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा बच्चा था। तो कहते हैं कि हर जना जब पैदा होता है तो बहुत छोटा ही बच्चा होता है ना। उसके बाद
हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर जन्म लिया। मम्मी पापा मेरे दोनों जने नौकरी करते थे। हम लोग तीन भाई बहन हैं। ठीक है, मेरी दो बहनों में से पीयूष और ज्योति दोनों को आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और पढ़ाई के अंदर हम सब लोग अबव एवरेज थे, तीनों भाई बहन, है ना। और उसके बाद के अंदर अच्छी पढ़ाई हुई। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का मौका मिला। एनआईटी वारंगल से बीटेक किया 1990 से लेके 1994 तक। और उस जमाने में कहते थे सिविल इंजीनियर्स की नौकरी नहीं लगती है, लेकिन भगवान का इतना साथ था कि कैंपस में रूल होता है कि एक नौकरी से ऊपर आपकी दूसरी नौकरी नहीं लग सकती। लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस हुए कि मेरी दो नौकरियां लगी। पूरे कैंपस के अंदर बहुत कम लोगों की नौकरी लगती है, लेकिन हमारी दो नौकरियां लगी। उसके बाद के अंदर था कि बस था क्या कि पढ़ो लिखो। संस्कार क्या होते हैं जो रिच डैड पुअर डैड के अंदर लिखा हुआ है ना। रॉबर्ट टी कियोस्की ने कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि संस्कार क्या होते हैं कि बस अच्छे से पढ़ो लिखो, उसके बाद में नौकरी करो। नौ, उसके बाद में शादी कर नौकरी करेंगे तो फिर आपको बढ़िया पत्नी मिलेगी। फिर पत्नी के साथ में फिर बस जीवन ऐसे बिताओ। फिर बच्चे होंगे उनको भी कहो कि वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर उसके बाद में बस ये पढ़ने लिखने का नौकरी करने का यही चक्र चलता रहेगा। जब काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। बस पढ़ो लिखो नौकरी करो, तो अपना वही सिस्टम था जिसका जो सिस्टम है ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों का यही वाला सिस्टम काम करता है। अमीरों के बच्चे कभी भी कोई ऐसा थोड़ी होता है कि नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हो। वो पढ़ाई करते हैं उनका जिससे उनका दिमाग खुले, जिससे वो दुनिया को जाने। लेकिन वो इसलिए पढ़ाई नहीं करते कि आप पढ़ाई करेंगे तो उस पढ़ाई के थ्रू एक नौकरी मिलेगी। लेकिन हम लोगों को नौकरी मिली। उसके बाद में जब नौकरी मिल गई तो यही था कि बस अब तो कुछ नहीं है, छोकरी मिलनी है, नौकरी मिल गई, बात खत्म हो गई। इसके बाद में क्या करने का है, कुछ भी नहीं, है ना। बढ़िया एकदम खुश जबरदस्त, है ना। थर्ड ईयर के अंदर ही नौकरी लग गई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि नौकरी करी, नौकरी करने के बाद में लगा कि यार ये नौकरी बढ़िया नहीं है क्योंकि स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो किसी ने मोटिवेट किया कि आपको जो है वो दूसरी चीजों पे करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए। तो नौकरी छोड़ दी। थर्ड ईयर के गेट स्कोर से ही एमटेक ज्वाइन किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर वहां से एमटेक करने के दौरान ही आरपीएससी के अंदर सिलेक्शन होकर राजस्थान का यंगेस्ट गेस्टेड ऑफिसर बनने का मौका मिला। उसके बाद में शादी की खोज चालू हुई और अमृता मैडम ने हमें पसंद किया, हमने उनको पसंद किया। और अमृता जी से शादी हुई 1997 के अंदर, अभी से 27 साल पहले। ठीक है। उसके बाद में अमृता जो है वो और मैं अभी लास्ट के अंदर हम बताएंगे कि हम दोनों ने 10वीं क्लास एक साथ ही की थी 1988 के अंदर। लेकिन हम लोग क्लासमेट नहीं थे, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। अमृता पढ़ाई के अंदर बहुत तेज थी और वो जो है वो शुरू से बहुत कम उम्र के अंदर ही पढ़ाई करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मुझसे वो 2 साल छोटी हैं लेकिन फिर भी 10th, और जबकि इवन मैं भी यंगेस्ट हूं, तो आप सोचो कि मुझसे ही 2 साल पहले उन्होंने सब कर लिया। फिर मैंने बीटेक किया तब उन्होंने अपनी बीएससी होम साइंस सोफिया कॉलेज अजमेर से की। उसके बाद में उन्होंने एमएससी राजस्थान यूनिवर्सिटी से की, है ना, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। उन्होंने एमएससी की ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, मैंने एमटेक किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद 1997 के अंदर हमारी अरेंज मैरिज हुई। अभी हमारी दो बेटियां हैं। हमारी बड़ी बेटी जो प्रांजल है उसने भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया एनआईटी जयपुर से। उसके बाद में उसने वन ऑफ द बेस्ट पूरे एशिया का जो बेस्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक्सेलराई जमशेदपुर, वहां से उसने एमबीए किया। और अभी पिछले 3 साल से वो एक दुनिया की टॉप बड़ी कंपनी के अंदर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अंदर नौकरी कर रही है। और अपने एमबीए बिजनेस के अंदर भी प्लेटिनम है और अभी फाउंडर प्लेटिनम जा रही है। और जो हमारी छोटी बेटी है वो बीए फाइनल ईयर, उसका जस्ट अभी इसी महीने, ये वाला महीना खत्म ही होने वाला है, अगले महीने मई के अंदर खत्म होने वाला है। तो और हमारे पापा मम्मी, मेरे पापा भी जो हैं वो एमआरईसी, जो जिससे मेरी बेटी जो है वो 50th बैच की इंजीनियर है और मेरे पापा जो है उसके फर्स्ट बैच के इंजीनियर है। तो उन्होंने एमआरईसी फर्स्ट बैच से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी और पापा के साथ मुझे नौकरी करने का भी अवसर मिला। और मम्मी भी मेरे जन्म से पहले ही फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर थी। लेकिन पापा ने बाद में और मम्मी ने डिसाइड किया कि बच्चों को बड़ा करना है, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी को सेक्रीफाइस किया। और अपनी नौकरी को सेक्रीफाइस करके हम बच्चों की परवरिश करी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी उस जमाने के अंदर ही, है ना। उनके पास में नौकरी छोड़ने का ये नहीं था कि उनके पास में एमबीए बिजनेस है, उनके पास इतनी सारी इनकम है तो वो नौकरी छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि अमृता ने लेक्चरशिप की जॉब बहुत अपनी अपनी खुशी खुशी से रिजाइन कर दी, क्योंकि उनको था कि बच्चों को बढ़िया करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सास ससुर की करेंगे, अपने जीवन को बढ़िया तरीके से जिएंगे, है ना। छोटी बेटी का नाम आंचल है, बड़ी बेटी का नाम प्रांजल है।
है ना। और मम्मी ने नौकरी छोड़ने के बाद में जब हम थोड़े बड़े हो गए, तो उसके बाद में वापस से एक नौकरी आई। तो अब की बार बोला, मेरी दादी ने मोटिवेट किया कि अब कुसुम क्या दिक्कत है तेरे को, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, कर लो। तो फिर उन्होंने जो है वो नौकरी ज्वाइन की। तो हमारे पापा मम्मी दोनों नौकरी करते थे, तो हम बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, है ना। हम तीनों भाई बहन आते थे, दरवाजा ताला खोलते थे, खाना मम्मी बना के जाती थी, उसको लेके खाते थे, फिर उसके बाद आने के बाद और एकदम बढ़िया। मतलब जीवन बहुत ज्यादा ही ब्लेस्ड रहा बचपन से लेके आज तक। और ऐसा कोई जीवन होता नहीं है कि जिस जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स का महसूस तभी होता है जब थोड़े थोड़े चैलेंजेस भी होते हैं। हर जने की लाइफ के अंदर चैलेंजेस भी आते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब चीजें एकदम स्मूथ स्मूथ ही चलती होती हैं। उसके बाद में जब नौकरी लग गई, अमृता नौकरी करती थी, मैं नौकरी करता था, पापा मम्मी दोनों नौकरी करते थे। मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर ज्योति गोयल। वो फरीदाबाद के एक मेट्रो हॉस्पिटल, जो बहुत फरीदाबाद का बेस्ट बड़ा हॉस्पिटल है, उसके अंदर डायरेक्टर के पद के ऊपर कार्यरत है। जिया जी जो है हमारे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और अभी वो खुद का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। पहले जॉब करते थे। पीयूष और साकेत के बारे में आप सारे के सारे लोग जानते ही हैं। पीयूष जो है वो आरएस के अंदर सेलेक्ट हुई थी, है ना, नीता के साथ में ही। नीता और पीयूष दोनों साथ में जॉब करते थे। 5 साल जॉब करने के बाद में पीयूष ने रिजाइन कर दिया, वही फैमिली वैल्यूज के कारण। उसने बोला कि जब साकेत जी कंप्यूटर इंजीनियर है, वो गुड़गांव के अंदर रहते हैं, मैं जो है वो बीकानेर के अंदर या गंगानगर के अंदर या जयपुर के अंदर कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन गुड़गांव, बॉम्बे या बेंगलोर या यूएस, जहां पे भी साकेत जी जाएंगे, सब जगह तो पोस्टिंग हो नहीं सकती। तो ज्यादातर लोगों को मैं क्या देखता हूँ, मध्यम वर्ग के लोगों को, कि शादी करते हैं लेकिन हस्बैंड कहीं वाइफ कहीं, है ना। शादी तो दो जने साथ रहने के लिए करते होते हैं ना, है ना। लेकिन नौकरी की ऐसी लालच होती है कि नौकरी छूटती नहीं है। लेकिन फैमिली वैल्यूज जो हमारे संस्कार है, उसके कारण से पीयूष ने भी अपनी इतनी बढ़िया ड्रीम जॉब को छोड़ के खुद का कोचिंग सेंटर चलाया, है ना, खुद का सारा कुछ किया, लेकिन नौकरी को टाटा बाय बाय 5 साल के अंदर ही कर दिया। साकेत जी कितने बड़े कंप्यूटर इंजीनियर है, सभी जनों को पता है ना। उन्होंने जोधपुर से इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में एक एमसीए का कोर्स, एक एमबीए का कोर्स किया, फिर आईआईएम से उन्होंने एमबीए भी किया, और बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी बने। और उसके बाद में बहुत अच्छी नौकरी, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है। कोरोना पीरियड के अंदर इसी एमवे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के कारण से उन्होंने नौकरी को टाटा बाय बाय कह दिया। अब वो खुद का अपना काम करते हैं, आराम से एमवे बिजनेस करते हैं, और उनकी लाइफस्टाइल अपन सब लोगों के सामने है ना। तो फैमिली वैल्यूज, लाइफस्टाइल, सारी की सारी चीजें, कितनी सारी चीजें हैं। तो अब जब हम सब के सब लोग नौकरी कर रहे थे, साकेत जी और संदीप जी जो हमारे जिया जी हैं, वो तो अभी ज्योति पीयूष की शादी नहीं हुई थी, सबसे पहले मेरी और अमृता की शादी हुई थी। तो घर के अंदर सब लोग हम मिलके बहुत शानदार कि सब के सब नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी क्योंकि हम एम्बिशियस थे, है ना, अभी भी हम बहुत एम्बिशियस हैं, है ना, क्योंकि हमारे शुरू में बचपन में एम्बिशियस नहीं थे। बचपन में हमारे को ऐसा लगता था कि जो भी भगवान ने दिया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और ज्यादा की क्या जरूरत है। सिर्फ चेंज यही आया अभी, पहली लाइन अभी भी एकदम राइट है कि भगवान ने जो दिया वो बहुत ज्यादा है, अनेकों 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 लोगों से बहुत ज्यादा है, हम बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरी लाइन बदल गई जिंदगी के अंदर कि संतुष्टि का मतलब ये नहीं है कि आगे की तरक्की नहीं करनी है। कली और अमृता हम दोनों बैठे हुए थे, हमारी नेटवर्थ जोड़ रहे थे कि हमारे पास कितना शेयर के अंदर है, कितना हमारी प्रॉपर्टीज है, कितना हमारे पास में चल और अचल संपत्ति है, कितना बैंक के अंदर पैसा है। तो वो संपत्ति का एसेट हमने लगाया, है ना। तो उस एसेट की एक वैल्यू आई। आप कहोगे तो बाद में कभी बता देंगे, आपसे कुछ भी चीज छुपाते नहीं हम लोग किसी से भी, क्योंकि आप लोग हमारे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, अभी हमारे को अगले 10 साल के अंदर उसको 5 गुना बढ़ाना है और 100 करोड़ करना है। तो मैंने बता ही दिया है अनजाने के अंदर। वो कहते हैं ना, कोई गैस तो दो, कोई गैस तो करो कि किस चीज के है ना। तो 100 करोड़ का भी हमने टारगेट लिया, क्योंकि हम लोगों को ये सीखने को मिला कि भगवान ने जो दिया है उससे तो हमेशा ही संतुष्ट है। चाहे वो 20 करोड़ हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 2 हाथ पांव ही क्यों ना हो, है ना। कुछ भी जो दिया है वो तो कितना जबरदस्त है। कई इंसानों को तो भगवान ने बेचारों को 2 हाथ भी नहीं दिए, है ना। हमारे को तो कम से कम हाथ पांव सब दिए हैं, सब कुछ जिंदा रहने के लिए दिया है। तो जो दिया है उसके लिए भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है। लेकिन भगवान ने हमारे को अपने पोटेंशियल को और बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल पे जीने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, गीता के अंदर भी आपने यही सीखा है ना, निस्वार्थ भाव से काम करते हुए जब आप अपने आप को डेवलप करोगे, तभी जो है वो आप लोगों को डेवलप कर पाओगे। जो आपके पास है वही तो आप किसी को दे पाओगे। आपके पास खुशी है तभी तो आप लोगों को खुशी दे पाओगे। तो सब कुछ बढ़िया चीजों से, आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप किसी को पैसा दे भी कहां से पाओगे। तो जो आपके पास है वही तो आप दे पाओगे।
तो हम लोग जो है वो लाइफ के अंदर अच्छा कर रहे थे, अभी भी अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और सब लोग अपन लोग अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और अच्छा करने के लिए भगवान का प्लान था। भगवान अपॉर्चुनिटी तो सबको देता है, लेकिन कई जनों के पास में अपॉर्चुनिटी आके और चली जाती है, उन लोगों को समझ में नहीं आता, फिर कह देते हैं कि किस्मत में नहीं था। और कई सारे जनों को हमने इसी एमबीए के अंदर ही सीखा है कि भाग्य जो है वो एक ही बार दरवाजा खटखटाता है, और वो भी धीरे से। लेकिन दुर्भाग्य जो है वो बार बार तक और तेज तेज दरवाजा खटखटाता रहता है, जब तक कि आप दरवाजे को खोल ना दो। तो आप जब भाग्य का दरवाजा खटखटाया जा रहा है आपका, तो उस खटखटाहट को सुनना, उस होली आवाज को सुनना, ये आपके संस्कारों पे, आपकी बुद्धि पे, आपकी किस्मत पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग बीकानेर का नंबर 1 कोचिंग सेंटर चला रहे थे, घर के अंदर सारे लोग नौकरी कर रहे थे, और तब एमवे अपॉर्चुनिटी ने हमारे दरवाजे को खटखटाया। तो हमने भी कोई आसानी से नहीं खोल दिया, है ना। लेकिन क्या चीज, कहानी क्या हुई कि बीकानेर के अंदर हमारे जिस डिपार्टमेंट के अंदर मैं नौकरी करता हूं, उसी के रेस्ट हाउस के अंदर एमबीए की मीटिंग रखी गई। हमारे जो अपलाइन होते थे, हमारे कजन जीजा जी के सिंगल जी, उस जमाने में आरएएस ऑफिसर थे, और मेरी जो दीदी हैं वो हाउसवाइफ ही थे, और जो उनका रियल ब्रदर और मेरे ताऊ जी का लड़का हो गया डॉक्टर दीपक गोयल, ये सब लोग जो है ये बीकानेर आ रहे थे। और बीकानेर आके इन्होंने मुझे, पापा को कॉल किया कि आईजीएनपी रेस्ट हाउस में एक मीटिंग है, उसमें आना है विवेक और आपको आना है। तो पापा ने बोला कि विवेक तो क्लास लेने गया हुआ है। ये नवंबर 1999 की बात है। नवंबर 1999 के अंदर हमारे पास, मेरे को अच्छे तरीके से याद है कि बीकानेर के अंदर कोई मोबाइल वगैरह नहीं थे। हमारा जो पीएम था वो एक कॉर्डलेस फोन लेकर मेरे पास आया कि आपके पापा का फोन है। पापा ने कहा कि जिया जी आपके आए हुए हैं और आपको जो है वो उस मीटिंग के अंदर आना है। मैंने कहा मैं कैसे आऊंगा पापा, संडे है और मैं तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। तो पापा ने बोला जिया जी हैं। तो हमारे परिवारों के अंदर होता है कि जिया जी जो कहेंगे वो करेंगे, है ना। तो जिया जी से बढ़कर कोई नहीं है ना। तो जिया जी कहते हैं, अब साकेत जी संदीप जी जो मेरे को कह दें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं उनकी किसी भी बात को मना कर दूं। आज तक उनसे पूछ लेना कभी कोई बात मना कर दी हो तो, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे साले साहब हमारी कोई बात मना ही नहीं करते, हमारे परिवारों में संस्कार यही होता है ना। तो सीधी सी बात है कि गए वहां पे हम। तो वहां पर मीटिंग के अंदर जैसे एमवे का प्लान होता है वो प्लान हो रहा था। प्लान में बताया जा रहा था कि आपको एक ही बार काम, हम थोड़े लेट पहुंचे थे, तो बताया जा रहा था, और अमृता तो गई नहीं थी, है ना। अमृता जाती तो बढ़िया तरीके से डिसीजन ले पाते, कुछ होता। लेकिन अमृता तो घर पे थी। पापा और मैं गए, और अमृता को तो ये था कि भाई जिया जी मीटिंग के बाद में आएंगे तो घर पे खाना बनाना है। तो वो तो घर पे खाना बनाने के लिए रुके हुए थे, मम्मी और अमृता तो नहीं थे वहां पे। तो पापा और मैं गए। तो पापा और मैंने देखा, बिजनेस का प्लान चालू हो चुका था, और उसके अंदर कहानी, किस्से, बातें। सबसे पहले तो जिया जी बोल रहे थे कि उन्होंने 25 साल जॉब किया है, उस समय उनको 25 साल हुए थे जॉब करते हुए। बाद में 10 साल बाद रिटायर हुए 35 साल की जॉब करके। तो कहते हैं कि उन्होंने 10 साल जॉब किया है, और जॉब का मतलब है जस्ट ओबे दी बॉस, JOB, जस्ट ओबे दी बॉस। मैंने कहा, रहे तो जिया जी सही कह रहे हैं यार, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट के ऊपर हो, है ना, ओबे दी बॉस तो करना ही पड़ता है, पोस्ट चाहे कितनी बड़ी हो, हर जने का बॉस है कोई ना कोई। फिर कहते हैं मैंने बिजनेस भी बहुत किए हैं, लेकिन कहते हैं बिजनेस की तो स्पेलिंग ही होती है BUSINESS, बिजीनेस, BUSI, BGNESS, बिजीनेस। तो आप हमेशा बिजी रहोगे, आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। आज हम आपको ऐसी जबरदस्त चीज बताएंगे जिसके अंदर आपका टाइम भी बहुत होएगा, आपके पास में पैसे भी बहुत होंगे, आपके पास सिक्योरिटी भी होएगी, आप अपनी हेल्थ भी बहुत अच्छी रखोगे, है ना। और फिर उसके बाद ये देखो, 10वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा है ये, चेतन जी का भतीजा अमित सेठी की बात कर रहे थे कि ये 10वीं क्लास पढ़ा हुआ बच्चा है, और ये जो है अभी 50,000 रुपए महीना कमाता है। उस जमाने के अंदर 50,000 रुपए आज के जो है ना वो 5 लाख से भी ज्यादा हो गए, मान लो आप। क्योंकि हर 20 साल के अंदर इकोनॉमी को समझ लीजिए कि एक जीरो लगता है। 1940 के अंदर 10 रुपए के अंदर एक घर चलता था, 1960 के अंदर वही 100 रुपए हो गए, 1980 के अंदर वही 1000 हो गए। 1980 में मेरे पापा की सैलरी एग्जैक्टली 1000 थी। 2000 के अंदर वही पैसा 10,000 हो गया, यानी कि मेरी सैलरी 10,000 थी जब मैं गस्टेड ऑफिसर था सन 2000 के अंदर। 2020 के अंदर वही चीज 1 लाख हो गई, यानी कि 1940 से लेके इकोनॉमी का ये रूल कि हर 20 साल में 10 गुना आज तक वैलिड है, तो 2040 के अंदर भी वैलिड रहने वाला है। 2040 के अंदर 10 लाख रुपए महीना एक नॉर्मल चीज होगी, है ना, कोई बड़ी वाली बात नहीं रहेगी। उस समय आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमाना पड़ेगा अगर आपको ढंग से काम करना है तो, वरना इकोनॉमी के हिसाब से तो कुछ भी होता रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
तो बोला 50,000 रुपए महीना कमाता है। तो मैंने कहा 50,000 रुपए, मेरी सैलरी तो 10,000 है, कोचिंग सेंटर में इतनी मेहनत करता हूं तो 15,000 आते हैं, 25,000। ये पढ़ाई नहीं है 10वीं, अपन साले 10वीं के अंदर मेरिट होल्डर है और बीटेक डिस्टिंक्शन, ये वो फलाना ढिगड़ा, ये क्या बोल रहे हैं जिया जी, है ना। फिर उसके बाद में बोला कि ये अब आगे काम भी नहीं करेगा तो इसको पैसा आता रहेगा, ये काम नहीं करेगा तो भी इसको पैसा आता रहेगा। मैंने कहा आज तो यार मैं जिया जी को समझदार आदमी समझ रहा था, ये हो क्या गया इनको। है, सारे अधिकारी हैं, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, है ना। तो कुल मिला के जैसे नए आदमी का माइंड सेट होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और आने के बाद हम घर आ गए। फिर दीदी जो है वो भी घर आ गए, खाना वाना खाया। तो बोले कर लो बिजनेस, बहुत अच्छा है, ये है, सिर्फ 4400 रुपए लगते हैं। उस जमाने में 4400 रुपए हमारी सैलरी का 44% पार्ट होते थे। आज मेरी सैलरी 2 लाख रुपए से भी ऊपर है, उसका 44% की बात करें तो 1 लाख रुपए हो गया। तो क्या 1 लाख रुपए में भी बिजनेस चालू कर लो, तो मुझे लगेगा नहीं यार ये तो अभी मैं कैसे कर लूं, क्यों कर लूं, मुझे करना ही नहीं है, मेरे से होएगा ही नहीं। ऐसा कोई नहीं कहता कि मेरे से होएगा नहीं, डर मन के अंदर सबका यही होता है कि मेरे से नहीं होएगा, लेकिन कहते ये हैं कि मैं नहीं करूंगा। कोई ये नहीं कहता कि मैं कर नहीं पाऊंगा, वो सोचता तो मन में यही है कि मैं करूं, कर नहीं पाऊंगा इसलिए नहीं करूंगा, लेकिन कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे, इस मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं पहले से इतना ज्यादा पैसा कमाता हूँ, और मेरा तो एटीट्यूड ही नहीं है, मैं तो मार्केटिंग पसंद ही नहीं करता हूँ, ये तो मार्केटिंग का काम है। जिया जी ने बताया, दीदी ने बताया कि इसमें मार्केटिंग कुछ नहीं है, ये आपका अपना बिजनेस है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। तो अल्टीमेटली वो चले गए। जाने के बाद में 1 महीने बाद उनका एक कॉल आया हमारे लैंडलाइन फोन पे। उसका नंबर अभी तक भी याद है मुझे, 616720 नंबर होता था, नंबर बहुत याद रहते हैं मुझे, है ना। तो मोबाइल नंबर, मेरे को हमारे 1000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर याद है, उनका जो है डिस्ट्रीब्यूटर नंबर सब याद रहता है मुझे, है ना। तो नंबर्स याद रहते हैं, रास्ते भूल जाते हैं। रास्तों के लिए तो अमृता मेरे पर कई बार गुस्सा हुई हुई है कि चंडीगढ़ के अंदर थोड़ा इनको भी दिखा देते हैं, बहुत देर से आप मुझे ही सुन रहे हैं, है ना। तो अमृता मैम तो आप सबके आइडियल, एकदम जबरदस्त रोल मॉडल, सारा कुछ है ना। लेकिन एक बार आपको मजा आ रहा है, स्टोरी सुनने के अंदर इंटरेस्ट लग रहा है ना? यस। एक बार हुआ कि हम लोग Yes. फिर फिर हम लोग जो है वो बिजनेस नहीं किया। 1 महीने बाद फोन आया, फोन पे जिया जी ने बोला कि हमें पता चल गया कि आप तो नहीं करोगे, आपने मना कर ही दिया था, आप तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक ऐसा काम करो कि आप अभी एक बीकानेर में मीटिंग और करने आ रहे हैं हम लोग, हमारी अपलाइन चेतन जी वगैरह आ रहे हैं, तो आप अपने किसी एक दोस्त को उस मीटिंग के अंदर ले जाके उसको मीटिंग दिखा दो, अगर उसको समझ में आ गया तो हमारे लिए बात बन जाएगी, है ना। तो जिया जी कहेंगे तो करेंगे, इसमें क्या बात है, दोस्त को लेके जाना है तो कोई बात नहीं। तो दोस्त हमारे हैं विपिन पोपली जी, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मिलकर कोचिंग सेंटर चलाते थे, है ना। तो वो मेरी कोई बात नहीं टालते थे, मैं भी उनकी कोई बात नहीं टालता था, आज भी कोई बात नहीं टालते, हम बहुत अच्छे दोस्त पहले भी थे, आज भी हैं, जिंदगी भर रहेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है ना। तो उसके बाद में विपिन जी को मैं लेके गया, विपिन जी ने प्लान व्लान देखने के बाद में, वही प्लान दिखाया जाता है, प्लान तो तभी भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, थोड़ी बहुत डेटा बदल जाएंगे, कैलकुलेशन बदल जाएगी, वही सब कुछ काम, एक बार पैसा, बार बार टाइम, मनी, सिक्योरिटी, हेल्थ, रिलेशनशिप, सब चीजें मिलेंगी, फलाना ढीगड़ा। अपने को तो पहले ही समझ में नहीं आया था, तो दूसरी बारी के अंदर लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, ज्यादा कुछ मतलब बात नहीं थी। लेकिन विपिन ने बाहर निकलते ही बोला, सर बहुत जबरदस्त चीज है ये, अपन तो चाहते ही ऐसा है कि जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करना पड़े, एक बार काम कर देवे और पैसा बार बार आता रहे, तो अपन तो चाहते ही यही है, तो अपने तो ये काम करना चाहिए, अपन ये काम करेंगे। और मैं तो कोचिंग सेंटर भी आपके साथ इसीलिए चलाता हूँ कि यार लोग बाग पढ़ाते रहते हैं, अपने को तो पैसा आता रहता है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है भैया कर लेना आप, जब बताओ उनसे पूछ के कैसे करना है। कई बार तो फॉलो अप करना पड़ता है और कई बार लोग खुद का फॉलो अप खुद ही कराते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि, तो विपिन जी तो खुद का फॉलो अप खुद ही करवा रहे थे कि भैया बताओ करना क्या है। रात को जिया जी का फोन आया कि भाई गए थे तुम मीटिंग के अंदर, लेके गए थे, मैंने कहा गए थे, वो तो कह रहा है कि मुझे करना है, आगे बताओ क्या करना है। तो कह रहा है वेरी गुड वेरी गुड, आगे ये करना है, उनको कहो कि अभी संडे आ रहा है अगला, उसके अंदर जो है वो एक मीटिंग रख लेवे, अपने सारे दोस्तों को बुला लेवे, और तुम भी अपने दोस्तों को बुला लेना, और हम आके मीटिंग करेंगे। तो वो भी ज्वाइन, उनको भी ज्वाइन करा देंगे, जो मीटिंग में लोग ज्वाइन करेंगे उनको भी ज्वाइन करा देंगे, और इस तरह से बिजनेस हो जाएगा। मैं ठीक है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, संडे का दिन था, दिसंबर का 3rd संडे था, दिसंबर का, दिसंबर 1999 का। तो
सैटरडे उस समय 6 डे वीक होता था। तो हम लोग सैटरडे को दोपहर के अंदर ऑफिस के बाहर क्रिकेट खेला करते थे। अब मेरे पढ़ाए हुए 18 लोग असिस्टेंट इंजीनियर बने थे, जो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, है ना। मैं जो कह दूं वो करने को तैयार, है ना। और सब कुछ। लेकिन मैं क्रिकेट खेल रहा हूं और सोच रहा हूं कि कल की मीटिंग के लिए इनको कहना है, उनमें से कई लोग वहां भी खेल रहे थे, दूसरे लोग भी खेल रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि इनको कहना है, कल की मीटिंग के लिए बुलाना है। लेकिन मेरे में इतनी एजिटेशन थी, मुझे इतना संकोच था कि मैं तो एक को भी नहीं कह पाया। मैं मरने दो यार, अपन नहीं कहेंगे, ये क्या सोचेंगे। विपिन पोपली बुला लेगा लोगों को, वो ठीक है। विपिन जी अपने एमबीए किए हुए बंदे, उनको कोई झिझक थी ही नहीं। इसलिए फीस मांगने का काम भी कोचिंग सेंटर के अंदर वही करते थे। मुझसे तो फीस भी नहीं मांगी जाती थी। मुझसे तो अपना उधार दिया पैसा ही नहीं मांगा जाता था। आज भी बड़ा संकोच होता है, अब तो इतना सारा खुलने के बाद में भी। तो फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है। गए मीटिंग के अंदर। मीटिंग के अंदर 8-10 लोग जुड़ गए, विपिन जी भी जुड़ गए। तो जिया जी ने बोला कि अब इन सब के ऊपर अपलाइन आप बन सकते हो, क्योंकि पहला अधिकार आपका है। आप ही ने विपिन जी को बताया किया है, तो आप करो, ये लोग करेंगे तो आपका ये बढ़िया टीम काम तो करने लग जाएगी। इसलिए आप जो है वो ज्वाइन कर लो। तो ठीक है भैया, आपने ज्वाइन कर लिया, है ना। 4400 रुपए अब आ गए हमारे पास में। पहले जो कह रहे थे कि टाइम ही नहीं है, ये नहीं है। तो इस तरीके से तो ज्वाइनिंग हो गई। अब ज्वाइनिंग होने के बाद समझ तो तेजी से आती थी चीजें। समझ आया कि एक सेमिनार के अंदर जाने का मौका मिल गया। कुलीन देसाई जी का एक सेमिनार था। तो कुलीन देसाई जी के सेमिनार जयपुर के अंदर, होटल राजमहल के अंदर, हजारों लोग वहां पर कुलीन देसाई जी के सेमिनार के अंदर आए हुए। कुलीन जी बता रहे हैं कि इस बिजनेस से लोगों के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, अपने प्लेन हैं। इस बिजनेस से लोगों के पास में अपनी याचेट्स हैं, अपने बड़े बड़े घर हैं, स्विमिंग पूल वाले घर हैं। ये वो कहते सिटी बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इस बिजनेस के अंदर नौकरी छोड़ दी अपनी, सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंटशिप की। ये बिजनेस तो बहुत जबरदस्त है। तो फिर भी अपने को लग रहा था यार ये है जबरदस्त, लेकिन अपने बस की बात नहीं है। लेकिन वहां पर एक कहानी सुनाई गई। तो मैं चाहूंगा कि अभी मैं थोड़ा आराम करूं और वो कहानी जो है वो अमृता सुनाए। लेकिन हालांकि अमृता